चले, now let's discuss that. Not exactly discuss, we just have to sort of comment on nuclear fission and nuclear fusion. Okay, so first let's talk briefly about nuclear fission. Fission means breaking. Fission means टूटना, break होना. So fission का मतलब होता है, fission means breaking. अच्छा, इसके अंदर क्या होता है breaking या splitting? Do you remember? किसी को याद है न्यूक्लियर फिजन में होता क्या था? A larger unstable nucleus, example uranium, breaks या splits into smaller nuclei. ठीक है? A large unstable nucleus, इसमें यूजुअली यूरेनियम आपको बड़ी कॉमन मिसाल मिलेगी इसकी. यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं ना, अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, विल स्प्लिट इनटू 2 or more relatively stable nuclei. Relatively stable nuclei. ठीक है, and energy is released. And energy is released. अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल क्वेश्चन पास पेपर से एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल देखो, उसने आपसे कहा हुआ है ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है 235, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर है 92. अच्छा, आपको पता है ये स्टार्ट कैसे किया जाता है फिजन? किसी को याद है? स्ट्राइक करते हैं क्या? न्यूट्रॉन्स. इस पे जब न्यूट्रॉन आके टकराता है ना, व्हेन न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन यूरेनियम, यहाँ पर तो देखो इसने. अच्छा सर, इसके जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स है ना वो मल्टीपल हो सकते हैं. मैं आप लोगों को इसीलिए एक बात सिखा रहा हूँ, ये चीज जरा समझनी है. पहले मैं जरा इक्वेशन लिख दूं, ये +2 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी, ठीक है, +2 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी. इसका है 14456, 14456, इसका है 9036, ठीक है. ये न्यूट्रॉन का तो होता है 10 प्लस एनर्जी, ठीक है. अच्छा, अब देखो तुम लोग अगर इसकी पेरेंट साइड के टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काउंट करोगे और डॉटर साइड का काउंट करोगे, बिल्कुल बराबर निकलेंगे. काउंट करके देख लें, हमेशा हर न्यूक्लियर रिएक्शन के पेरेंट साइड के और डॉटर साइड के जो पार्टिकल्स होते हैं बराबर आते हैं. न्यूट्रॉन प्रोटॉन बिल्कुल इक्वल आएंगे. लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, कुछ लोग जो है ना बड़े बेवकूफों की तरह समझते हैं कि हमेशा प्रोडक्ट बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनेगा. तो जरूरी नहीं है, ये अलग अलग बन सकते हैं. किसी और रिएक्शन में हो सकता है ज़ीनॉन बन जाए. यही यूरेनियम, सेम यूरेनियम अलग अलग तरीके से टूट सकता है, ठीक है. सो आपको यूजुअली इसका एग्जामिनर इसकी इक्वेशन देता है क्वेश्चंस के अंदर कि भाई ये इसकी एक फिजन की इक्वेशन है, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग उसके पॉसिबल फ्रैगमेंट्स, टुकड़े बन सकते हैं. बट जो भी टुकड़ा बनेगा ना, तुम उसके जब एटॉमिक नंबर्स और मासेस ऐड करोगे वो बराबर निकलेंगे. देखो करके देख लेते ना, 235 + 1 कितना होता है? 235 + 1 236. अब जरा उधर ऐड करो, 144 + 90 + 2, क्योंकि 2 है ना ये, +2. देखो इसका सम किसके बराबर आ रहा है? आ रहा है. इसी तरह इसके जरा एटॉमिक नंबर्स ऐड करो, 92 + 0 92, इधर 56 + 36 92. हर न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ये कभी चेंज नहीं होता. लेकिन उसके बावजूद तुम्हें याद है मैंने क्या बताया था? जो पेरेंट न्यूक्लियस का मास होगा वो बड़ा होगा और जो डॉटर न्यूक्लियाई का जो ओवरऑल मास होगा वो क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है. कहाँ गया वो डिफरेंस? द एनर्जी. ये जो एनर्जी है ये रिलीज होती है अकॉर्डिंग टू = mc². तो हम ये काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैं वापस नहीं करा. लाइक ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसके अंदर भी वही होगा, पेरेंट न्यूक्लियाई का मास ज्यादा होगा, डॉटर न्यूक्लियाई का मास कम होगा. एक बात. दूसरी बात,
लाइक ऑल रेडियोएक्टिव रिएक्शंस, बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? पेरेंट की। बाइंडिंग उल्टा होता है, सॉरी डॉटर की, यू राइट, बाइंडिंग एनर्जी इसके अंदर डॉटर की ज्यादा होगी और पेरेंट की कम होगी। हर न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसे ही होता है। देखो मैंने तुम लोगों को इधर भी बताया था, इन एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन जो डॉटर न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा होती है, इसमें भी ऐसे ही होगा। को हर न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ऐसे ही होता है, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होगा। समझ में आ गया? अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी इसकी, वो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, दोनों का जो सम होगा ज्यादा होगी कंपेयर टू उन दोनों की कंबाइंड बाइंडिंग एनर्जी से। सॉरी, हाँ हाँ भाई, ये डॉक्टर की है यार, आपने तो कहा। अच्छा, डॉक्टर की, ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी रिलीज के बराबर होगा, ठीक। चलिए इसको अगर मैं कह देता हूँ, सपोज करो इसको मैं कह देता हूँ B1, सपोज करो इसको मैं कह देता हूँ B2, तो इसको दूसरे तरीके से यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, B2 माइनस B1, ठीक है, B2 माइनस B1। अच्छा सर, अब मैं आप लोगों को बस इसके बारे में एक बात और बता दूं, फिर हम आगे चलते हैं। ये मुझे जरा याद दिलाइए, ये कहाँ रिएक्शन आपने सुना है कि ये किधर होता है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर होता है, बिल्कुल सही सुना है आपने। ओ लेवल रेडियो एक्टिविटी में आपने ये सुना होगा। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये रिएक्शन, हम एक जमाना था जब हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, न्यूक्लियर रिएक्शंस को, फिजन फ्यूजन को स्पेशली। अब हमने फिजन को कंट्रोल करना सीख लिया है, फ्यूजन को आप अभी भी नहीं कंट्रोल कर पाते। कैसे सीखा है आपने फिजन को कंट्रोल करना? हम इसको जब स्टार्ट करना होता है ना रिएक्शन को, तो हम न्यूट्रॉन्स इस पे टकराते हैं जाके यूरेनियम पे। जब ये न्यूट्रॉन आके टकराते हैं ना, तो ये रेडिएशन शुरू कर देता है। जब रोकना होता है ना इसको, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर बोरॉन की रॉड्स डिप कर देते हैं। बोरॉन एक ऐसा मटेरियल है जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। न्यूट्रॉन जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे ना, तो खत्म हो जाएंगे सिस्टम में से। जब न्यूट्रॉन खत्म हो गए तो बस वो टूटना बंद कर देगा, ठीक है। तो अगर इसको स्टार्ट भी हमारे बस में और इसको स्टॉप भी करना है, एक मिनट, आई टेक योर क्वेश्चन। पहले तो ये पॉइंट लिख लें, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। Reaction is used in nuclear reactors to obtain energy. Reactors, ठीक है, to obtain energy, यानी एनर्जी कौन सी होती है? ये से बिजली बनती है ना, एनर्जी ब्रैकेट में इलेक्ट्रिसिटी। जो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी इस एनर्जी से बनती है, ठीक है। अच्छा, when we want to start this reaction, what do we say? Neutrons are bombarded on uranium। ये जो यूरेनियम के एटम्स होते हैं 235 होता है, 236 में भी हो सकता है, ऑन 235, ठीक है भाई। यूरेनियम में लिखना है ऑन यूरेनियम एटम्स। अच्छा, एक आपने एक न्यूट्रॉन टकराया ना सर, ये मसला यहाँ खत्म नहीं होगा। ठीक है, होता क्या है, आपने एक यूरेनियम को टकराया, इससे आपने देखा पीछे दो न्यूट्रॉन निकले, इससे दो न्यूट्रॉन निकले हैं। आप देखें पीछे इक्वेशन में ये नजर आ रहे हैं, दो न्यूट्रॉन। अच्छा, ये दो भी निकलते हैं, ये तीन भी निकल जाते हैं कभी कभी, ठीक है, डिपेंड करता है केस टू केस, ये दो या तीन निकलते हैं। अब ये दो न्यूट्रॉन, ये दो और यूरेनियम को जाके टकराएंगे। जब ये दो और यूरेनियम को जाके टकराएंगे तो वो से दो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये भी के पास दो दो प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब वो यूरेनियम को टकराएंगे, तो मत भूलो हर दफा एनर्जी भी बन रही है, ये से न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, हर दफा एनर्जी भी निकल रही है। तो इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन स्टार्ट्स। चेन का मतलब होता है कि जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, वो अगले यूरेनियम को उस जो है ना वो तोड़ देते हैं, फिर और वो और जाके तोड़ देते हैं कि एक को भी अगर आपने तोड़ दिया तो बाकी खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाते हैं। सो कहते हैं द चेन रिएक्शन स्टार्ट्स।
अच्छा, the न्यूट्रॉन्स एमिटेड, कौन से न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है? न्यूट्रॉन्स एमिटेड इन फिजन, ड्यूरिंग फिजन, will cause fission in other atoms, cause fission in other atoms, and a chain reaction starts. चेन रिएक्शन समझते हो ना किसको कहते हैं? कि एक को आप छेड़ें तो वो कॉन्सिक्वेंटली हर चीज में लग जाती है। चेन रिएक्शन। अच्छा भाई, चेन रिएक्शन ना शुरू करना तो सबको अच्छा लगता है कि यार हमने तो एक चेन प्रोसेस शुरू कर दिया, लेकिन सर ये अजाब आपके लिए तब बनता है जब आप इसको रोक नहीं पाते, क्योंकि एनर्जी तो रिलीज हो रही है, फिर वो इतनी और होती है, फिर वो और होती है, फिर वो और होती है, और होती है, इतनी शुरू हो जाती है एनर्जी निकलना कि वो अनकंट्रोलेबली लार्ज हो जाती है। ठीक है, वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक टाइम आएगा एनर्जी बिकम सो मच कि कहाँ लेके जाओगे इतनी एनर्जी? ठीक है, स्टोर भी एक हद तक करोगे ना। ठीक है, तो ये इट कैन देन बिकम अ प्रॉब्लम। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम ये कहते हैं चेन रिएक्शन स्टार्ट्स। ठीक है, तो अब जब मुझे रोकना है तो मुझे आसान तरीका है ये न्यूट्रॉन्स गायब कर दूं सिस्टम में से। न्यूट्रॉन्स अगर आप सिस्टम में से निकाल देंगे तो वो खुद ब खुद ही टकराना बंद कर देंगे, टकराना बंद करेंगे तो खुद ब खुद ही डाई डाउन कर जाएगा फिशन। सही है। अच्छा, चलो यार, या तुम अब इतना मैं फाइल भेज दूंगा तो मुझसे लिख लेना। आप जो लोग नहीं पेस्ट कॉपी कर पा रहे ना उसको थोड़ा सा जरा बात नहीं। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि टू स्टॉप दिस रिएक्शन, टू स्टॉप दिस रिएक्शन बोरॉन रॉड्स आर इंसर्टेड। जी सर बोलिए। साथ करो करो, लेकिन ये केयरफुली करना कि प्रोजेक्टर ना बंद हो जाए। टू स्टॉप दिस रिएक्शन, दिस चेन रिएक्शन, दिस चेन रिएक्शन, इस चेन रिएक्शन को अगर आपको रोकना है तो आप क्या करें? बोरॉन रॉड्स आर इमर्स्ड, यार आर यूज कह लें बस, आर यूज विच, खोलो, विच absorbs neutrons। ठीक है, सो बोरॉन रॉड्स आप डिप कर देते हैं। बोलो, न्यूट्रॉन स्टार्ट करता है, प्रोटॉन नहीं करता। नहीं नहीं, स्टॉप करने के लिए प्रोटॉन क्यों डालोगे भाई? ठीक है, सो यहाँ पर ये रिएक्शन, तो दैट इज व्हाई यू यूज दिस ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक हो गया। चलो अब इसका जो भाई है दूसरा, चले भाई आ जाएं। अब आया न्यूक्लियर फ्यूजन। सर ये अगर शुरू हो जाए ना, इसको अभी तक हमने कंट्रोल करने का तरीका नहीं सीखा है, क्योंकि इसमें चेन रिएक्शन की वजह दूसरी है। चलें देखें, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब जुड़ना, फ्यूज, फ्यूजन मीन्स कंबाइनिंग, फ्यूजन मीन्स कंबाइनिंग। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कंबाइनिंग? इसमें स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, बट इसके लिए एक शर्त होती है सर। वो ऐसे ही नहीं आपने दो एटम लिए और वो फ्यूज कर गया। अगर ऐसा होता ना तो दिन रात फ्यूजन हो रही होती, क्योंकि एटम ही एटम है हमारे गिर्द। फ्यूजन की शर्त ये होती है कि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल्स जब बहुत स्पीड से कोलाइड करते हैं ना, तो फिर फ्यूजन रिजल्ट करती है। सो इसके लिए जो की पॉइंट है ना, कि बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, और ये हाई टेम्परेचर आप इतनी आसानी से अचीव नहीं कर सकते। तो यूजुअली ये टेम्परेचर कहाँ अचीव हो रहे हैं? सन पे, ठीक है, या कोर पे, प्लैनेट्स के जो कोर होते हैं वहां पे इतने हाई टेम्परेचर होते हैं कि फ्यूजन हो सकती है, बट नॉर्मली इनको अचीव करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए फॉर्चुनेटली ये आप नहीं अचीव कर पाते, ये रिएक्शन नहीं हो पाते, वरना हो गए ना गए ही खत्म। फिर तो
पूरी आपकी जो ह्यूमन रेस है ना, वो ह्यूमन क्या बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना अनकंट्रोलेबली लार्ज एमिशंस हो जाएंगी कि फिर आप उसको रोक ही नहीं सकते उसकी एनर्जी को। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, स्मॉलर अनस्टेबल न्यूक्लियाई, at very high temperature, nuclei at very high temperature, इसकी सबसे क्लासिक एग्जांपल है एग्जांपल एट सन, fuse to form relatively stable nuclei या न्यूक्लियस, एक भी हो सकता है न्यूक्लियस, ठीक है, एंड रिलीज एनर्जी। अच्छा, इसकी तो हमने एक एग्जांपल पिछली क्लास में क्वेश्चन भी किया था जिसमें मैंने इक्वेशन ली थी। चलें, सबसे कॉमन है दो ड्यूट्रियम के आइसोटोप्स फ्यूज करके, एक हीलियम 32, एक ये आपका न्यूट्रॉन और इसके साथ साथ एनर्जी। सर एनर्जी हमेशा 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 एनर्जी का एक ही तरीका है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। वंस अगेन यहाँ पर क्या होगा, इसका जो ओवरऑल मास होगा वो पेरेंट का ज्यादा होगा, डॉटर का कम होगा। सेम वही ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी जो है डॉटर की ज्यादा होगी, पेरेंट की कम होगी। हर न्यूक्लियर प्रोसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको बस हर न्यूक्लियर प्रोसेस में पत्थर पे लगी है, सिंपल, ठीक हो गया। एनर्जी रिलीज होती है। आपको पता है इसमें चेन रिएक्शन कौन कॉज करता है, कौन कॉज करता है चेन रिएक्शन, तुम बताओगे? बोलो, जोर से बोलो। नहीं, इसमें चेन रिएक्शन हाइड्रोजन कॉज नहीं करता। और तुम लोग बाकी लोग बताओ। सर इसमें जो चेन रिएक्शन कॉज करता है वो कॉज करती है एनर्जी। जो एनर्जी निकलती है ना वो टेम्परेचर को नीचे नहीं जाने देती। असल में देखें ये कैसे रिएक्शन डाई डाउन हो जाएंगे, टेम्परेचर कम होने लग जाना, आपने एकदम टेम्परेचर बढ़ाया, ये स्टार्ट हो गया। आप इफ यू वांट टू स्लो इट डाउन ना टेम्परेचर आप कम कर दें। मसला ये जो एनर्जी निकलती है ना ये टेम्परेचर को बढ़ाती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो और फ्यूजन होती है, फिर और टेम्परेचर बढ़ता है, फिर और फ्यूजन होती है, फिर और बढ़ता है। अब मसला ये है वो उस न्यूट्रॉन को तो तुमने एब्जॉर्ब कर लिया था, एनर्जी को तुम कितना एब्जॉर्ब करोगे? सर एनर्जी एब्जॉर्बेबल नहीं है ना। अगर सारी एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर पाते तो ये एनर्जी का क्राइसिस थोड़ी होता दुनिया में, जिस तरह हम आजकल रोते हैं। सर सूरज रोजाना इतनी एनर्जी फेंकता है, कहाँ जा रही है वो सारी? हम सारी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ना। जितनी करते हैं सोलर पैनल लगा के एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितनी हम कर पाते हैं। तो सोलर पैनल्स क्या कॉन्सेप्ट है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सूरज की। सर हमारे इर्द गिर्द एनर्जी है, विंड के अंदर इतनी एनर्जी है, आजकल वैसी हवा चल रही है। सर विंड की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लो ना, क्यों नहीं कर पाते? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। समंदर की टाइड्स हैं, टाइडल एनर्जी दिन रात है, आप एब्जॉर्ब कर लें। आप थोड़ा गड्ढा खोदें जमीन के अंदर, कितना हीट टेम्परेचर है। आपको पता है ना, जैसे जैसे जमीन के नीचे जाते हैं इट बिकम्स हॉट। सर वो टेम्परेचर से आप जो है ना कर लें, चीजें चला लें दुनिया में, क्यों नहीं चला रहे? नहीं कर पाते। सो देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू कैन अब्सॉर्ब। इसके साथ यही अजाब है कि ये एनर्जी जो रिलीज करता है ना, ये एनर्जी रिलीज करती है और फ्यूजन कॉज करती है, फिर वो और एनर्जी निकालता है, फिर वो और फ्यूजन कॉज करती है, तो वो फ्यूजन रुकती ही नहीं है। इसीलिए तो सूरज में रुक नहीं रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, कॉन्स्टेंटली चले जा रही है, ठीक है। ये अजाब है इसका। तो इसके अंदर भी चलो वो बात है मैं लिख दूं, इसकी भी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी लाइक ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। सपोज करो इसको मैं B2 कह देता हूँ, तो इसके अंदर भी अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो वही B2 माइनस। हर न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा ही होता है हमेशा। समझ में आ गया? अच्छा, अब जरा एक ग्राफ हमने बनाया था पिछली क्लास में, मैं जरा अब उसको वापस एक दफा यूज करता हूँ। तो मैं यहां लिख दूं, द एनर्जी रिलीज्ड विल, यहां पे लिख देता हूं, द एनर्जी रिलीज्ड will fuse the other, fuse more nuclei causing a chain reaction, more nuclei resulting in a chain reaction.
देखो यार, एक चीज मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, ये जो पाकिस्तान के अंदर एक ब्रिगेड है ना, जो ये कहती है यार हम इंडिया से लड़ते क्यों नहीं है, न्यूक्लियर बम रखा हुआ किस लिए है, मारे उनको। भाई मार के देखो एक दफा, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तालियां बजाएगा जब तुम न्यूक्लियर बम मारोगे तो? ठीक है, वो भी मारेगा आपको, सर यू आर डन देन। यार देखिए, न्यूक्लियर बम कहना बहुत आसान है, आपने मार दिया सर, एक न्यूक्लियर बम आपके लिए काफी है आपको खत्म करने के लिए फॉर years टू कम। ये थोड़ी होगा ये कोई आम बम की तरह थोड़ी फटा और उसके बाद उसके इफेक्ट्स खत्म हो गए। सुना है ना आपने, जापान में जब मारा गया था, और वो उस वक्त की बात है जिस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत हमारे पास जो है ना वो वीक थी। अब तो कहाँ चली गई है टेक्नोलॉजी। उस वक्त जब मारा था तो उसके असरात आज तक नजर आते हैं उस इलाके के अंदर, हिरोशिमा नागासाकी के अंदर। सालों तक वहाँ डिफॉर्म लोग बच्चे पैदा हुए हैं, सालों तक वहाँ उसके इफेक्ट्स नजर आए। तो ये ऐसे थोड़ी है यार कि आप मार के चले जाएंगे। ठीक है, और देखिए कुछ मुल्कों को तो आप मार भी नहीं सकते मेरे भाई। यूएस की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप उनको मारें वो रास्ते में गायब कर देंगे आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, उनके पास इंटरसेप्टिंग टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक किस्म की है, तो कुछ से तो आप लड़ भी नहीं सकते। और देखो, अपनी दिल की तसल्लियां अपने आप को देते रहो, इंडिया आपसे बहुत आगे चला गया है, आप इंडिया से वॉर पे नहीं जा सकते। ठीक है, सो ये जो तुमको सुनाई जाती है ना कहानियां, लोग जो सुनाते हैं इंडिया से लड़ लेंगे, यूं कर ले हमारी फौज, सर यू डोंट, आप रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं वो कितना आगे चला गया हमसे। ठीक है, तो सिर्फ धमकियां देने के लिए बस हद तक ठीक है, ये अपने आप को तसल्लियां देते रहो, धमकियां देते रहो, क्रिकेट मैचेस में भी जो है ना बस इसको तसल्ली के तौर पर ढूंढते रहो। वो जंगें जो हम एक्चुअली हार चुके थे, हम सेलिब्रेट करते हैं कि हम जीत गए थे, जीत गए थे। उसकी भी अंदर की कहानी तुम सही से पढ़ोगे ना, पता चल जाएगा। जो हम 71 की जंग के बारे में अक्सर शोर मच 71 तो खैर हम हार ही गए थे ऑफिशियली, 65 की जंग के बारे में हम शोर मचाते हैं कि हम जीत गए थे। वो भी सर बड़े हाथ पैर जोड़े थे हमने अमेरिका के, खुदा के वास्ते उनको वापस बुला लो। ठीक है, ये बस वो भी अगर चलती है ना थोड़े से और, तो आपको पता जाता। तो यार ये बस एक कौम है, मसला ये हमारी जो प्राइड है ना बड़ी सुपरफिशियल है। हिस्ट्री हमारी एक्चुअली हमें प्राउड करने के लिए है नहीं। ठीक है, तो जब बेहतर है कि इसके बारे में कम ही जानो। चलो आगे बढ़ो। अब उसके बाद न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन हो गया। जी सर। सर उसके अंदर पहले आप स्टार्ट करते हैं फिजन और फिर स्टार्ट करते हैं फ्यूजन ही। कौन, अब यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप ना ये करते हैं फिजन, फिजन से जो एनर्जी निकलती है ना उससे फिर आप फ्यूजन क्रिएट करते हैं, फिर फ्यूजन हो गई बस। तो फिर मैंने कहा ना, फिर आप अल्लाह ही मालिक है फिर तो। पर वही तो कह रहे हैं ना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ सर, ऐसे थोड़ी क्या खत्म हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, years will take, कि वो एब्जॉर्ब होते 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 years के बाद उसका जो एनर्जी लेवल नीचे आता है, फिर वो ऐसे थोड़ी होता है। मैं तुम्हें प्रिसाइसली यही तो कह रहा हूँ भाई। चलो बहरहाल, ये हो गया काम हमारा। अभी छोड़ो यार, तुम अगली फजूल बहस में जा रहे हो। हाँ बोलो। एटम्स मेरे भाई सिर्फ दुनिया में सिर्फ हाइड्रोजन ही फ्यूज थोड़ी होता है, सारे फ्यूज होते हैं, ऑक्सीजन भी फ्यूज हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी फ्यूज हो सकते हैं। ये तो हाइड्रोजन तो उसकी एक मिसाल है। अभी मैं उसी पर आ रहा था ना सर। अब देखें कौन से एटम फ्यूज करते हैं, ये वाला ग्राफ याद है? अच्छा, मैं जरा एक ग्राफ इसको जरा वापस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर कौन से एटम्स के लाइकली चांसेस हैं फिजन करने के और कौन से फ्यूजन करने के, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब इस ग्राफ को जरा मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें ये, अच्छा सुनो, अब ये न्यूक्लियॉन नंबर है ना आपका सर। ये वाले जो यहाँ इस रीजन वाले जो एटम्स होते हैं ना, इस रीजन वाले, यार अभी मैं तुमको क्या बोलूं यार। ये जो अभी फ्यूजन में क्या कहा, स्मॉलर लेस स्टेबल न्यूक्लिया है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो पीक है वो मोस्ट स्टेबल है ना, ये मोस्ट स्टेबल है, रिमेंबर? मैंने कहा था जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है ना, ये वाली सर, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, रिमेंबर? एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये इसका वाई एक्सिस। तो हमने कहा था जो पीक होती है ना वो आयरन 56 की होती है, मोस्ट स्टेबल। तो सर ये जो आपके पास हाइड्रोजन होंगे, ड्यूट्रियम होंगे, वो यहां होंगे ना, ये ड्यूट्रियम इधर होंगे। और जब ये फ्यूज करते हैं तो ये बड़ा, तो एरो ऊपर जाने का मतलब समझते हो, यानी यहां पर ये ड्यूट्रियम है
और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? हीलियम में। हीलियम का देखो उससे बड़ा मास है ना, तो एरो ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि ये वाले एटम्स, जो नीचे वाले एटम्स होते हैं ना, ये फ्यूज करके, ये फ्यूजन की डायरेक्शन है। यानी इसका मतलब है कि इसके जो छोटे लेस स्टेबल होते हैं वो फ्यूज करके बड़े मोर स्टेबल की तरफ जाते हैं, ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और ये फिजन होता है। फिजन का मतलब बड़ा अनस्टेबल। देखो इसमें यूरेनियम कहाँ है? यूरेनियम यहाँ होता है कहीं, यूरेनियम, और बेरियम और क्रिप्टॉन इधर होते हैं, बेरियम क्रिप्टॉन इधर कहीं लाया करते हैं। ठीक है, तो बड़ा लेस स्टेबल टूट के मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है। तो ये एरोस का मतलब होता है कि टेल बताती है कि वो पहले कहाँ था, और हेड बताता है कि वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फ्यूजन में छोटे लेस स्टेबल न्यूक्लियस मोर स्टेबल की तरफ जाते हैं, फिजन के अंदर बड़े लेस स्टेबल मोर स्टेबल की तरफ जाते हैं। ओके, सो ये डायरेक्शन है फिजन फ्यूजन की। या आप चाहें तो उसी ग्राफ में जाके पीछे जो आपने बनाया हुआ था उसी के अंदर जाके बना लें। अच्छा भाई चलिए, ये वाली पार्ट हो गया। जी बेटे, उसका मास देखिए ग्राफ पे, उसका जरा एटॉमिक मास देखें इधर। तो 235 किधर लाया करेगा? एक्स एक्सिस पे देखो, 235 यूरेनियम का है ना, और बेरियम का कितना है? 144, और क्रिप्टॉन का कितना है? 90। तो जरा इसको एक्सिस पे मिला के जाके देखें, यूरेनियम का 235, तो 235 यहां कहीं होगा ना, 235, और 144 यहां कहीं होगा ना, और 90 यहां कहीं होगा ना, ऐसे ही है ना। तो ये है सारी कहानी। चले चलिए अब आ जाइए अगले पार्ट पे। सर ये मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, अभी जो हमने डिस्कस किया ना, दिस इज से वन पार्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो एक सवाल इस पे बनता है, अब आ जाइए जो नेक्स्ट पार्ट है रेडियो एक्टिविटी का, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो डीके वाला पार्ट होता है, तो रेडियो एक्टिव डीके स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज। ये समझिए, ये इसका सेकंड पार्ट है। ये आसान होता है, इसके क्वेश्चन काफी एक जैसे आते हैं। थोड़े से मोलर कैलकुलेशन इसके अंदर भी इन्वॉल्व होती है, जैसे उसमें थी ना, हमने थर्मल में मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा आइडियल गैस में, इसमें भी थोड़े से मोल वगैरह के सवाल आते हैं। तो वो मोल्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट इसमें भी रिवाइज कर लीजिएगा। सर रेडियो एक्टिव डीके का क्या मतलब है? कोई भी एटम जब रेडियो एक्टिविटी करता है ना, तो हम ये कहते हैं कि वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है या डीके कर रहा है। ठीक है, सो रेडियो एक्टिव डीके का मतलब होता है कि जब कोई एटम रेडिएशन एमिट करता है तो हम ये कहते हैं कि वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो it means it is the emission, it is due to decay, it is due to the emission of radiation from a radioactive nuclei. Emissions. अच्छा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। अच्छा, पहली बात तो ये सर आप लोग ये थोड़ा सा एएस में पढ़कर आए, याद है अल्फा डीके, बीटा डीके। अच्छा, इसको ये कहना चाहिए एमिशंस ऑफ रेडिएशंस और पार्टिकल्स, बल्कि इसको थोड़ा सा और ऐड कर दो, और पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में अल्फा बीटा गामा, ये आप एएस में पढ़कर आए हैं। फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, कौन कौन से जरा याद रखो, कौन कौन से तुम लोगों ने पढ़े थे एमिशंस? एग्जाम्पल अल्फा एमिशन, बीटा। अच्छा, जब अल्फा बीटा गामा एमिशंस आपने पढ़ी थी, तो आपने देखा था जब अल्फा या बीटा एमिट करता है तो वो चेंज हो जाता है इनटू अ डिफरेंट एलिमेंट। एग्जाम्पल, जरा एग्जाम्पल याद दिलाते हैं। कोई भी एलिमेंट है एक्स, ठीक है, इसका एटॉमिक मास है ए जी, मास है, नंबर है फॉर एग्जाम्पल। जब ये एक एमिशन करेगा, सपोज करो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, तो याद है अल्फा का 4 2 होता था। तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसके अंदर चेंज आ जाएगा 4 का, और उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आ जाएगा 2 का।
तो हम ये कहते हैं कि ये जो पार्टिकल है ना, ये एक्स हैज अंडरगॉन अ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। सो एक्स इज अंडरगोइंग अल्फा डीके, एक्स अंडरगो अल्फा डीके, ये अल्फा डीके याद आ रहा है? अच्छा, एक चीज तुम लोगों ने और भी पढ़ी थी, जरा उसको भी रिकॉल कर लेना। रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस एमिशंस होती हैं, याद है तुम लोगों को? सर क्या होता है रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस में? रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस क्या होती है, जरा याद दिलाएं मुझे। कभी भी डीके हो सकता है। और स्पॉन्टेनियस क्या होता है? फर्क क्या है? प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपने रैंडम और स्पॉन्टेनियस का मुझे एक ही जवाब दिया है। अचानक और कभी भी का क्या फर्क है? देखिए, रैंडमनेस का मतलब ये होता है रैंडम मैग्नीट्यूड एंड रैंडम डायरेक्शन। रैंडम मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आप ये नहीं बता सकते कि एमिशंस कितनी होंगी, वो फ्लक्चुएटिंग होती हैं। अगर अभी वो 1000 एमिशंस कर रहा है ना, तो थोड़ी देर बाद वो 900 करेगा, फिर थोड़ी देर बाद वो 1025 करेगा, फिर थोड़ी देर बाद वो 800 कर देगा, फिर थोड़ी देर बाद वो 1015 कर देगा। हम ये कहते हैं एमिशंस आर रैंडम। रैंडम का मतलब होता है उसका जो काउंट रेट होता है ना एमिशंस का, फ्लक्चुएटिंग होता है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक हो गया। दूसरा, रैंडम डायरेक्शन, ये सही कह रहे हैं। रैंडम डायरेक्शन का मतलब किसी तरफ भी कर देता है, वो जरूरी नहीं है कि इधर करे, वो कभी ऊपर कर देगा, कभी लेफ्ट साइड पे कर देगा, कभी डायगनली कर देगा। तो हम ये कहते हैं उसकी एमिशंस रैंडम डायरेक्शन में हो सकती हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। अनलाइक केमिकल रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने से आप ये नहीं कर सकते कि अगर एमिशन नहीं हो रही टेम्परेचर बढ़ाए एमिशन शुरू हो जाए। ठीक है, स्पॉन्टेनियस है सर, वो स्पॉन्टेनियसली अकर होगी कभी भी। ठीक है, वो इंटरनल फोर्सेस वर्क करती हैं उसके अंदर। आप टेम्परेचर चेंज करके उसके रेडिएशंस को कम ज्यादा नहीं कर सकते, आप प्रेशर चेंज करके उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये कहते हैं स्पॉन्टेनियस नेचर होती है उसकी। ठीक है, दैट्स हाउ यू डिस्क्राइब इट। अच्छा सर, अब मैं खैर वहां नहीं जा रहा, ये एएस का एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, A2 में कभी कभार इसका रेफरेंस क्वेश्चन आ जाता है। अब हमारे लिए कुछ नए टर्म्स हैं, मैं जरा आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। सर पहला टर्म है एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल। एक्टिविटी ए से रिप्रेजेंट होती है एक्टिविटी। देखो यार, एक अनसाइंटिफिक तरीका ये है कि सपोज करो इन दोनों लड़कों के पास एक एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन सा है। तो एक आदमी कहता है सर देखें मेरी तो ज्यादा एमिशंस हो रही हैं, दूसरा कह रहा है मेरी कम एमिशंस हो रही हैं, बट उसका एक साइंटिफिक वर्ड है एक्टिविटी। किसकी एक्टिविटी ज्यादा है? तो एक्टिविटी की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम। नहीं, हाफ लाइफ से थोड़ा डिफरेंट है, वो आगे आएगी। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम। ठीक है, ज्यादा इलेबोरेट करके लिखना है तो अच्छा इसको एवरेज नंबर कर देना, एवरेज नंबर, एवरेज जरूरी है, एवरेज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस ऑफ न्यूक्लिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, या इसको इलेबोरेट करके लिखना है ना, तो द एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग, ठीक है, पर सेकंड। द एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड। अच्छा, डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब डीकेइंग, चेंजिंग इनटू अदर न्यूक्लियाई, ठीक है, पर सेकंड। ठीक है, एक्टिविटी याद रखो, एक्टिविटी को निकालने का तरीका, एक्टिविटी ए से रिप्रेजेंट होती है चेंज इन द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अपॉन टाइम, डेल्टा टी, चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, या सिंपली हम इसको सिंपली कह देते हैं डेल्टा एन अपॉन टी, टी इज द टाइम।
अच्छा, इसके साथ कभी कभार ना माइनस साइन लगा हुआ हो ना, माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स द डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे ना, तो इसको एक्टिविटी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ये नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पर टाइम। इसके अंदर क्या नाम है, नेगेटिव ड्यू टू डिक्रीजिंग चेंज, डिक्रीज हो रहे होता है ना, डिक्रीजिंग न्यूक्लियाई। सर जब वो डिक्रीजिंग न्यूक्लियाई, चलो न्यूक्लियाई कर दो। एन क्या है इसके अंदर, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ या चेंज इन द न्यूक्लियाई, तो एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग, इसमें डेल्टा एन जो है ना वो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड। अच्छा, इसको डेल्टा एन से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेटेड और डीकेड। बाहर जाके इसका रिमोट ले आओ, मेरे पास यहाँ है नहीं इसका रिमोट। अच्छा, सो डेल्टा एन होता है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटेड या डीकेड, यानी कितने यूरेनियम टूट के बेरियम क्रिप्टॉन में हो गए, कितना चेंज आ गया यूरेनियम में। सपोज करो टाइम 0 पे तुम्हारे पास 10,000 यूरेनियम थे, ठीक है, 2 घंटे बाद तुम्हारे आधे यूरेनियम जो है वो बेरियम क्रिप्टॉन में टूट गए, तो डेल्टा एन कितना आ गया, डेल्टा एन आ गया 5000 का, क्योंकि 10,000 से अब कितने बच गए, 5000, तो डेल्टा एन का मतलब समझ लो कितने डिसइंटीग्रेट हो गए। तो नई बात अपॉन टी, ये इसकी एक्टिविटी है। अच्छा, एक और बात याद रखना सर, एक्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है। एक्टिविटी जो होती है ना, एक तो रेडियो एक्टिव सैंपल पे डिपेंड करती है, टाइप, यूरेनियम की एक्टिविटी अलग होती है, इसकी एक्टिविटी अलग होती है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, पोलोनियम की एक्टिविटी अलग होगी, क्रिप्टॉन की एक्टिविटी अलग होगी। तो देखो एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। अब नाउ एक्टिविटी एक चीज, पहली बात, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक, मींस व्हाट, 7 के पास भी यूरेनियम 235 है, ठीक है, और इनके पास भी यूरेनियम 235 है, दोनों के पास यूरेनियम 235 के एटम्स हैं। इसके पास ज्यादा एटम्स हैं, से इसके पास 20,000 एटम्स हैं, इसके पास कम है, 10,000 है। आप ऑब्जर्व करेंगे जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे ना, उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो इसका 1 सेकंड में ज्यादा न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर रहे होंगे, उसके 1 सेकंड में कम न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो पहली चीज याद रखो, एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं ना, तो फिर एक कांस्टेंट आता है लैम्डा, हम कहते हैं A इज इक्वल टू लैम्डा n, where lambda is called the decay constant, ठीक है, where lambda is called the decay constant, it's called the decay constant। अच्छा देखो, अभी तुम्हें वो पूरी बात समझाता हूँ। पहले तो मैंने आपको समझाया कि एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, फिर n जो होते हैं ना वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। अगर आपके पास एक ही एटम है तो जितने ज्यादा एटम्स होंगे उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। एक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब समझते हो ना, एक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब कि उसके अंदर ज्यादा न्यूक्लियाई 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेट हो रहे होंगे। लेकिन अब दूसरी मिसाल सुनो, अब इन दोनों के बाद 10,000 हैं, सेम दोनों के बाद 10,000 एटम्स हैं, लेकिन हैं अलग अलग। इसके पास यूरेनियम का है और इसके पास जो है लेट्स सपोज वो क्रिप्टॉन का है। अब नंबर तो सेम है, लेकिन फर्क किस में है, दोनों की टाइप में, एक यूरेनियम है क्रिप्टॉन है, तो सर उनकी एक्टिविटी भी अलग अलग होगी। तो ये जो लैम्डा होता है ना, डीके कांस्टेंट, ये हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है। तो लैम्डा इज अ डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर एवरी आइसोटोप, ठीक है। ये जो होता है ना लैम्डा, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी आइसोटोप। तो अगर हम कहें भाई नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं, तो फिर क्यों फर्क आया, क्योंकि एटम अलग अलग हैं, डिफरेंट फॉर एवरी आइसोटोप, एवरी आइसोटोप या एटम समझो। अच्छा, इसके लिए मैं आपको ये भी बताऊं कि यूरेनियम 235 का लैम्डा अलग होगा, 236 का अलग होगा, यानी एक ही एटम के 2 डिफरेंट आइसोटोप्स का भी लैम्डा अलग अलग होता है, ठीक है। इसको कहते हैं डीके कांस्टेंट। अच्छा, अब ये बताता क्या है हमें, इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसको कहते हैं, अभी इसकी डेफिनेशन भी आपको बताता हूं। इसकी वैल्यू आपको बताती है कि ये किस रेट पे डिसइंटीग्रेट करेगा। ये आप लोगों को बेसिकली ये बता देता है वो कितना स्टेबल है या कितना लेस स्टेबल है। सोचो, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका लैम्डा क्या होना चाहिए, छोटा या बड़ा, उसका लैम्डा छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना स्टेबल आइसोटोप होता है ना,
याद रखो उसका अंदर डिसइंटीग्रेशन उसकी कम होती है, और कम होने का मतलब यह है कि लैम्डा की वैल्यू कम हो। समझ आ रही है बात? तो ये पॉइंट भी लिख लो। द मोर स्टेबल द आइसोटोप इज, अच्छा आइसोटोप इज, अब इसके देखो मैं इस एक और चीज से लिंक कर रहा हूं। द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ लैम्डा, एंड जरा एक पुरानी बात रिकॉल करो, पिछली क्लास में बताई थी, एंड द लार्जर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। याद है मैंने पिछली क्लास में बताया था द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी। अभी ग्राफ के अंदर मैंने किसको कहा है मोस्ट स्टेबल? जिसकी सबसे बड़ी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो इसको एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि भाई लैम्डा की वैल्यू किसकी बड़ी होगी? जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे बड़ी होगी। तो मोर स्टेबल द आइसोटोप इज, the smaller the value of lambda and the larger the value of binding energy per nucleon. Larger the value of binding energy per nucleon. अच्छा, अब मैं आपको इसकी जरा एक रियल वैल्यू देके ना आपको समझाता हूं इसका मतलब। तो इसका पहले डेफिनेशन आप बता दूं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है भाई डीके कांस्टेंट की? इसकी डेफिनेशन ये सारी आती हैं, 2-2 मार्क की, 1-1 मार्क की। डीके कांस्टेंट इसको हम कहते हैं, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डीके ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डीके ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, प्लीज इन डेफिनेशंस को याद कर लें। इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डीके ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं, अभी मैं आपको दोनों बताता हूं। सर अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि तुम लोग ज्यादातर मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम लोगों ने अब तो S1 भी पढ़ लिया है ना। सर अगर मेरे पास n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं और चेंज या डीके हुए हैं डेल्टा n, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मेरे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो थे n थे, और उसके अंदर डेल्टा n आर द वन विच आर डिसइंटीग्रेटेड या डीके, डेल्टा n अपॉन n, बस। तो इसका एक फॉर्मूला लेमडा का ये है। तो लेमडा कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा n अपॉन n। डेल्टा n होते हैं जो डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई होते हैं, और n होते हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, डेल्टा n अपॉन n। ठीक है, ऑल्सो अभी पीछे वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा, लेमडा इज एक्टिविटी अपॉन n। यहां से हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया ना लेमडा को पिछले वाले से। सो एक्टिविटी अपॉन n। ठीक है, अच्छा भाई अब देखो इनके यूनिट्स। जी सर बोलिए। जी मैं आपको बताता हूँ जिनको कंफ्यूजन हो रही है ना। डेल्टा n होते हैं डीके नंबर, जी मैंने पीछे लिखा तो था। डेल्टा n होते हैं डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर, डिसइंटीग्रेटेड और डीके। ठीक है, डेल्टा n होते हैं जो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर जो ये होते हैं। सो n आपके पास होते हैं जो टोटल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं। डेल्टा n होते हैं जो डीके हो जाते हैं, और टी जितना टाइम लेते हैं वो डीके होने में। ठीक है, अच्छा यूनिट्स सर जरा केयरफुली देखिएगा। एक्टिविटी का यूनिट होता है, यूनिट्स इसके, एक्टिविटी का यूनिट होता है बेक्यूरेल। ये साइंटिस्ट के नाम पे जिसने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी, बेक्यूरेल। जब आप कहते हैं ना 1 बेक्यूरेल, इसका मतलब होता है 1 डिसइंटीग्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 बेक्यूरेल का मतलब होता है, जब आप कहते हैं एक्टिविटी इज 1 बेक्यूरेल, तो 1 बेक्यूरेल का मतलब होता है मींस 1 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट्स इन 1 सेकेंड। 1 न्यूक्लियस कहना चाहिए, न्यूक्लियर तो नहीं, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इन 1 सेकेंड। या डीकेस कह लो यार, डीकेस इन 1 सेकेंड। ठीक है, बीक्यू बेक्यूरेल का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा आप लोगों को शायद पता नहीं बेक्यूरेल। ठीक है, द हेनरी बेक्यूरेल का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? यार तुम लोग कैसे गांव से आए हो यार, हेनरी बेक्यूरेल का नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? सुनना, जाके गूगल करना कौन था हेनरी बेक्यूरेल।
BEQUER है यार, बस BQ लिख दो ना, जरूरत क्या है ना पूरा लिखने की, पूरा नाम लिखने। तुमने किसी ने इससे पहले किसी ने उनसे पूरा नाम पूछा? अच्छा, हेनरी बैकरेल ने जब ये डिस्कवर की थी ना, तो मैं आपको बताऊं, आपको बड़ी रेडियो एक्टिविटी की हिस्ट्री पढ़ें। ये शुरू में कहते थे इसको हर खाने में डालो, इसको टूथपेस्ट में डालो। क्यों? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। और ये एक जमाने तक टूथपेस्ट में डाला जाता था। क्यों? वो कहते थे ब्रश करते हो ना जब रेडियो एक्टिव टूथपेस्ट से, तो तुम्हारे जो रेडिएशन होती है ना, इमिट जब होती हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग, वो उसका इफेक्ट होता है, वो जो आपके ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं ना, उनको किल कर देता है। और ये बाकी सच है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं आपके, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको वो किल कर देता था। खानों के अंदर डाला जाता था कि ये बैक्टीरिया को किल करेगा। जबरदस्त, बिल्कुल करता था। लेकिन बहुत बाद में जाके पता चला कि साथ साथ आपको भी किल करता था। ठीक है, वो बैक्टीरिया तो वो वो कैंसर कॉजिंग होते हैं ना ये। इससे जो रेडिएशन निकलती है वो कॉन्स्टेंटली जो है ना, वो जा रहे आपके सेल्स भी एक्सपोज हो रहे थे उससे। तो बहुत बाद में पता चला कि भाई ये तो इंसान मर रहे हैं, जरासीम तो मरते ही मरते हैं, इंसान भी मर जाते हैं इससे। फिर उनका नहीं नहीं, अब मत इस्तेमाल करना, बहुत बुरी चीज़ है, गंदी चीज़ है। ठीक है, सो ये इसकी हिस्ट्री रही है पूरी। तो ये बहुत सारी डिस्कवरीज के साथ ऐसा हुआ है कि शुरू में लोगों ने इस्तेमाल की, बाद में कहा ये तो बिल्कुल नहीं करनी है। एनीवेज, अच्छा अब जरा अगर आप इसका देखें तो ये इसका फॉर्मूला देखो। अब इसका मैं यूनिट बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या नाम है इसका, डीके कांस्टेंट का। पहले तो इसका बता देना सर, डेल्टा एन अपॉन टी। डेल्टा एन का तो कोई यूनिट नहीं होगा ना, वो तो एक नंबर है ना। सो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि बैक्टीरियल जो होते हैं ना, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेकंड होंगे। सो बैक्टीरियल ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई disintegrating कह लो या वो कह लो अपॉन सेकंड। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटिंग अपॉन सेकंड, ये इसका हो गया। सर लेमडा का यूनिट क्या होगा इसी हिसाब से? लेमडा का यूनिट बताएं अब आप, इसी से निकालें जरा लेमडा का यूनिट। अपॉन सेकंड अपॉन न्यूक्लिया है ना, अपॉन न्यूक्लिया, क्योंकि उधर भी जो है ना वो ए अपॉन एन है ना। सो अगर मैं इसका लेमडा का यूनिट निकालूंगा तो लेमडा का यूनिट देखो कैसे आएगा भाई, यूं कर देता हूँ ना, न्यूक्लियाई, अब पूरा पूरा क्या लिखूं, न्यूक्लियाई पर सेकंड डिवाइडेड बाय न्यूक्लियाई, डिवाइडेड बाय न्यूक्लियाई। हाँ हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको हम क्या लिखते हैं। पहले आपको समझ आया, न्यूक्लियाई पर सेकंड अपॉन न्यूक्लियाई, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो इसको, पर सेकंड, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यूं, तो इसका यूनिट बच जाएगा पर सेकंड। तो जो यूनिट होता है डीके कांस्टेंट का, तो यूनिट ऑफ एक्टिविटी ये लैम्डा, यूनिट ऑफ लैम्डा इज पर सेकंड, पर सेकंड। ठीक है, अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। अगर लिखा हुआ हो 1000 पर सेकंड, एक्चुअली 1000 न्यूक्लियर, तो इसका मतलब होता है 1000 न्यूक्लियर की प्रोबेबिलिटी है 1 सेकंड में डीके होने की। ठीक है, व्हेन आई से 1000, द लैम्डा इज, यार मैं ओके, सो समझ में आया? जरा लैम्डा का मतलब सर मुझे समझाएं, क्या समझा आपने लैम्डा मींस? ये पर सेकंड से कैसे, अभी मैंने अभी एग्जांपल दी थी अभी, नहीं वो तो हो गया। मैं अगर कहूं 1000 पर सेकंड मींस लैम्डा इज 1000 पर सेकंड, तो मतलब एक सेकंड में डांस करेंगे नहीं, क्या फिर? एक सेकंड में 1000 न्यूक्लियस डीके करेंगे। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट 1000 न्यूक्लियाई एक सेकंड में डीके करें। तो फॉर एग्जांपल, तुम मुझे कह रहे हो कि सर ये ज्यादा रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये कम रेडियो एक्टिव सैंपल, ए एंड बी है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास आया, तुमने कहा सर ए इज मोर रेडियो एक्टिव देन बी, ये ओ लेवल का बच्चा कहता है।
ए लेवल का बच्चा कहेगा सर ए की एक्टिविटी इज मोर देन बी, या ज्यादा, उससे ज्यादा बेहतर वो कहेगा सर लेमडा ऑफ ए इज लार्जर देन लेमडा ऑफ बी। जब वो कह रहा है ना लेमडा ऑफ ए इज लार्जर, इसका मतलब है देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू डीके देन न्यूक्लियाई ऑफ बी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने मुझे कहा कि सर ए की जो प्रोबेबिलिटी है या ए का जो लेमडा है से वो 10,000 है पर सेकेंड, इसका मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि ए का 1 सेकेंड में 10,000 न्यूक्लियस डीके होने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं यूं क्यों नहीं कह रहा कि होगी, क्योंकि हमने कहा ना रैंडम होता है ना ये, ठीक है, तो रैंडम के अंदर हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं उसकी, हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, हम ये कहते हैं देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी। तो इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल if lambda is 1000 per second means there is a probability of 1000 nuclei to decay in 1 second. In 1 second. ठीक है, समझ में आ गया तुम लोग को? ये एक्टिविटी क्लियर है? एक सेकेंड, एक्टिविटी क्लियर हो गई आप लोगों को लेमडा क्लियर हो गया, डेल्टा एन और एन क्या होते हैं क्लियर हो गए? जी बोलें, क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, वो तो एटम टू एटम डिपेंड करता है ना, हर, मैंने आपसे कहा ना हर आइसोटोप की एक्टिविटी अलग अलग होती है, वो लेमडा अलग अलग होता है। तभी हमने एवरेज, उस एक्टिविटी में भी एवरेज लिखा था ना बेटा, उधर भी इसीलिए हमने एवरेज लिखा था, एवरेज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस। ठीक है, ये एवरेज देता है आपको एक। चलो अब सर आ जाइए इसके फर्दर डिस्कशन पे। ये तो हो गया एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट और लैम्डा का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कि जब ये डिसइंटीग्रेट करते हैं न्यूक्लियस तो वो उनका बिहेवियर क्या होता है या रिलेशनशिप क्या होता है जब डिसइंटीग्रेशन करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डज एक्टिविटी चेंज? जब रेडिएशन होती है ना तो उसके अंदर चेंज क्या आता है सर? इसमें चेंज आता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल चेंज आता है। एक्सपोनेंशियल चेंज का मतलब ये है कि अगर अभी एक्टिविटी उसकी, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं ना ए नॉट है, तो थोड़ी देर बाद उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब आप कैसे निकालेंगे? नाउ द एक्टिविटी और, अच्छा, एक्टिविटी एंड द नंबर ऑफ radioactive nuclei decreases exponentially with time. सर ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली विद टाइम। दोनों, अच्छा ये दोनों बिल्कुल एक ही तरह क्यों डिक्रीज होते हैं? क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। हमने अभी कहा एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, तो हम ये कहते हैं द एक्टिविटी एंड द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। अब सर इसका रिलेशनशिप A is equal to A naught exponent minus lambda t and n is equal to n naught exponent minus lambda t। सर ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है जो आप लोगों ने कैपेसिटर के लिए, आपको याद होगा ये एक्सप्रेशन में कराया था। बहुत आइडेंटिकल एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरेज के लिए भी, बहुत आइडेंटिकल एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे अल्ट्रासाउंड के लिए भी, जिसके बाद अभी मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा। एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड में भी बिल्कुल ऐसा आपको एक्सपोनेंशियल चेंज नजर आएगा। ठीक है, where A naught is the activity at time 0 and A is the activity at time t। A naught is activity at time 0, टाइम 0 का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग में, at time 0, ठीक है। और एन नॉट क्या है? न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम 0, रेडियो एक्टिव
न्यूक्लियाई एट टाइम 0। और ए और एन क्या है? एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी, एन है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया आफ्टर टाइम टी, ठीक है, और टाइम टी ऊपर पावर में है, सही है। तो अगर आप कहेंगे सर इसके अंदर ए क्या है, तो आफ्टर यानी 10 मिनट बाद क्या एक्टिविटी होगी, तो मैं टी की जगह 10 पुट कर दूंगा। अच्छा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, लेमडा और टी का यूनिट कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर टाइम मिनट में है तो लेमडा पर मिनट में होना चाहिए, अगर टाइम सेकंड्स में है तो लेमडा पर सेकंड में होना चाहिए, अगर टाइम आर में है तो लेमडा पर आर में होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, ठीक है। तो यहां पर जो ए है ना, वो है एक्टिविटी एट टाइम टी, एक्टिविटी एट टाइम टी, और यहां पर जो एन है वो है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी। न्यूक्लियाई एट टाइम टी। समझ में आ गई बात तुम लोगों को? पक्का? ठीक है। अच्छा सर, ये हो गया। चले इसको मैं एक से ना यहाँ से कट पेस्ट करके अगली साइड पे ले जाता हूँ अगर ये ठीक हो गया। अब चलें, ये हो गया आपका एक्टिविटी का और इसका। अब सर आते हैं इसका जरा ग्राफ पे, इसका जरा ग्राफ याद कर लें। हाफ लाइफ क्या होती है वो बता दें, फिर जरा इसकी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं थोड़ी सी। इससे कोई सवाल करना है तो वाले से पूछ लो। एक चीज तुम ओ लेवल में पढ़ के आता, काउंट रेट, कुछ याद आ रहा है सर? काउंट रेट भी बिल्कुल इसी तरह चेंज होता है। और एक और चीज तुम ओ लेवल में पढ़कर आए थे, मास ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। सर याद रखिएगा, द काउंट रेट, अच्छा काउंट रेट क्या होता था मुझे जरा याद दिलाएं। नंबर ऑफ एमिशंस पर यूनिट टाइम। सर काउंट रेट होता था कि 1 मिनट में कितनी एमिशंस होती हैं। अच्छा, द काउंट रेट एंड द mass of radioactive nuclei also decreases exponentially. Very similar, बिल्कुल same. So count rate and the mass of radioactive nuclei also decreases exponentially. Same sir, same. चारों का same है. Mass of radioactive nuclei also decreases exponentially. Also decreases the same way. वही होता है same. Decreases, ठीक है, exponentially same. हमारे सिलेबस में क्योंकि इन दोनों की कैलकुलेशन है, असल में ये चारों प्रोपोर्शनल होते हैं। याद रखें, ये जो एक्टिविटी है ना, ये नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव से न्यूक्लिया से प्रोपोर्शनल है। वो मास ऑफ रेडियोएक्टिव, जाहिर है जितना नंबर ज्यादा होगा उतना मास ज्यादा होगा, और जितना जाहिर है वो नंबर ज्यादा होंगे उतना काउंट रेट भी ज्यादा होगा। तो ये चारों प्रोपोर्शनल हैं, और जो प्रोपोर्शनल चीजें होती है ना, वो याद रखो एक ही तरह के चेंजेस शो करती हैं। समझ रहे हो? जब नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे तो मास ज्यादा होगा, मास जाहिर है ज्यादा होगा तो काउंट रेट ज्यादा होगा, जाहिर है नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे तो एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक हुई। ओके, बट हम पढ़ेंगे ये दो, एक्टिविटी और नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है सर। अब इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाते हैं। दोनों का ग्राफ एक ही जैसा बनता है, एक्टिविटी का भी इसका भी। चलें पहले जरा एक्टिविटी का देखते हैं। याद कीजिए इसके ग्राफ को जरा, ये आप ओ लेवल पे भी पढ़कर आए हैं, याद है हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट, तो वही है। तो अगर मैं एक्टिविटी अगेंस्ट टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसकी एक्टिविटी एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल कर्व, ये कैपेसिटर्स में भी हमने पढ़े थे। अच्छा, फिर जरा याद करते हैं। बिल्कुल टाइम 0 पे एक्टिविटी होती है ए नॉट, इसका आधा क्या होगा? 3.5 पे, हाफ ए नॉट। हाफ ए नॉट पे जाके जब आप इसको एक्स एक्सिस पे जाके मिलाएंगे तो सर ये कहलाती है फर्स्ट हाफ लाइफ। याद आ रहा है? ये T1, तो यहां से लेके यहां तक ये होगी फर्स्ट हाफ लाइफ। कुछ
आप लोगों को याद तो आ रहा होगा। फिर उसके बाद अगर इसका फर्दर आधा हो जाए तो फर्दर आधा कितना होगा? हमने जैसे पहले पढ़ा था, आप ओ लेवल में भी पढ़ कर आए हैं, इसका टाइम बराबर होगा हमेशा। जी हाँ, टाइम हाफ लाइफ जो है ना वो कांस्टेंट होती है। यहां से लेके यहां तक जब आप जाके इसको मिलाएंगे ना, इधर सपोज करो ये T2 है, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या होगी? सेकेंड हाफ लाइफ। ठीक है, एंड सो ऑन सर। और ये जो फर्स्ट हाफ लाइफ होगी और सेकेंड हाफ लाइफ होगी ना, वो एक दूसरे के बाद। अच्छा, ये बेस्ट फिट कर्व है, ये कोई यानी इतना स्मूथ कर्व होता नहीं है, ये हम बेस्ट फिट कर्व बना रहे हैं। सो याद रखो, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज कांस्टेंट। तो याद रखो, हाफ लाइफ जितनी जो फर्स्ट होगी वो सेकंड के बराबर होगी। ठीक है, सेकंड और थर्ड एक दूसरे के बराबर होंगी। तो फर्स्ट हाफ लाइफ इज इक्वल टू सेकंड हाफ लाइफ इज इक्वल टू थर्ड हाफ लाइफ, सो ऑन। तो ये 1/8 जो होगा ना जाके 1/8, ये भी उतने ही टाइम में जाके 1/8 होगा। ठीक है, ये लेट्स सपोज T3 हो गया, ये 1/8। याद आ रहा है कुछ? अच्छा, बिल्कुल सिमिलर ग्राफ होगा, सिमिलर, बिल्कुल ग्राफ फॉर, बिल्कुल सिमिलर ग्राफ होता है ग्राफ फॉर नंबर ऑफ न्यूक्लिया अगेंस्ट टाइम। बिल्कुल, तो मैं अब दो नहीं बना रहा, वो बिल्कुल वैसे ही उसका भी, उसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है सर, अब जरा हाफ लाइफ की डेफिनेशन। अच्छा, इधर मैं ये बता दूं, जो फर्स्ट हाफ लाइफ है, ठीक है, वो इक्वल होगा सेकेंड हाफ लाइफ के, वो इक्वल होगा थर्ड हाफ लाइफ के। दैट इज हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज कांस्टेंट। फर्स्ट हाफ लाइफ इज इक्वल टू सेकेंड हाफ लाइफ विच इज इक्वल टू थर्ड हाफ लाइफ एंड सो ऑन। एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर सपोज हम कहते हैं ना कि वो 2 साल में आधा हुआ, तो वो फिर अगले 2 साल में फर्दर आधा हो जाएगा, नहीं 4 साल में 1/8 होगा, फिर वो अगले 2 साल में फर्दर आधा हो जाएगा। ठीक है, सो हाफ लाइफ उसकी ऑन एवरेज, देखो एवरेज होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 2 साल नहीं होते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही हो जाता है, ऑन एवरेज हम कहते हैं। अच्छा चलिए, हाफ लाइफ की डेफिनेशन कौन लिखवाएगा मुझे? चलो बताओ, हाफ लाइफ की क्या डेफिनेशन होती है? खाना पिकनिक थोड़ा खत्म करें। टू हाफ, वाह वाह वाह, टाइम टेकन फॉर अ न्यूक्लियर टू हाफ। न्यूक्लियस का फिर उसका मास आधा हो जाए। अरे वाह, ये तो नई रेडियो एक्टिविटी बन रही है। पूछ भी किससे रहे हो? जो सबसे जाहिल आदमी है। मतलब किसी ऐसे पढ़े लिखे से पूछे थे, हाथ भी उसको मार रहा है, उस बेचारे को खुद नहीं, अपना नहीं पता उसको। उसकी अपनी हाफ लाइफ पूछोगे तो वो कहेगा आ चुकी है। क्या होती है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल? तो दिमाग है, अभी इतना डिस्कशन किया है, इसी को देख के बता दोगे? बोलो। हाँ, टाइम टेकन फॉर द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई और द एक्टिविटी टू डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अपनी एक्टिविटी आधी हो जाना या नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। और भाईजान इधर न्यूक्लियस आधा नहीं होता, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आधे हो जाते हैं। ठीक है, बाकी कहाँ जाते हैं? हाँ, शुक्र है तुमने, इनका गायब हो जाते हैं। ठीक है, जो बाकी होता है वो डीके होके दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो डिसअपेयर नहीं हो जाते, वो डीके होके
डिसइंटीग्रेट होकर दूसरे एटम बन जाते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ को हम लिखते हैं टी हाफ। तुम्हें क्या हुआ है? हाफ लाइफ टी हाफ, द नंबर ऑफ the duration in which, अभी देते हैं ब्रेक आपको, रुक जाएं। The duration in which the activity और the number of radioactive nuclei, अच्छा दोनों ही आधे हो जाते हैं, और number of radioactive nuclei decreases to half, उससे भी आधा, वो भी आधा हो जाता है। न्यूक्लियाई decrease to half of its original, decrease to half of its value, ठीक है। द एवरेज ड्यूरेशन कहना चाहिए, बल्कि एवरेज जरूर लिख लेना, सर ये एवरेज होना जरूरी है क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। द एवरेज ड्यूरेशन, ठीक है, इन विच द एक्टिविटी और द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। अच्छा, एक्टिविटी एक्टिविटी कह रहा हूँ, हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल इज कांस्टेंट, टी हाफ ऑफ एन आइसोटोप is constant। तो यूरेनियम 235 की जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट है। इसी तरह कोई भी होगा ना, क्रिप्टॉन की कांस्टेंट है। तो आप हाफ लाइफ से भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सा रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब इसकी एक डेरिवेशन है जो कि लिंक करती है हाफ लाइफ को और लेमडा को, ठीक है। अब एक और ये आपके सिलेबस में है, ये डिराइव करने का एक्सप्रेशन, ठीक है, और वो उसी इक्वेशन से निकलेगा जो पीछे लिखवा है, तो बताता हूं। डिराइव एक्सप्रेशन इसको दो तरीके से लिखा जाता है एक्सप्रेशन को। इसका एक है टी हाफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन लेमडा। अच्छा, ln2 की तुम कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 0.693। ये केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ऑर्डर में है जी, बिल्कुल। ये सर आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन, लेकिन केमिस्ट्री में ज़रा आप डिराइव नहीं करते, केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके अंदर लेमडा की जगह वो आता है के आता है, उसके अंदर के आता है, ठीक है, रेट कांस्टेंट आता है। बहरहाल चलिए, सो टी हाफ इज इक्वल टू ln2 या 0.693 अपॉन लेमडा। देखिए ये हम डिराइव करते हैं, और ये बहुत आसान, मैथ्स वालों के लिए तो ये बिल्कुल आसान है, कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। चलिए देखते हैं। बेटे कौन, क्या बना रहे हो तुम? कौन है ये आदमी? चंगेज खान बना रहे हो तुम? इधर मैं पागल हूं, मैं लगा हुआ हूं, तुम चंगेज खान के पीछे लगे हुए हो। ओए तुम कैसे आदमी हो यार, ये बना लो। ये कहाँ है फॉर्मूला, किधर लिखा तुमने? लिख लिया, चलो। अच्छा, क्या किया चंगेज खान ने तुम्हारे साथ? फिर क्यों बना बना के दिखा रहे हो उसको? कुछ बता रहा था ना तुम्हें इसके बारे में, ये झूठ बोल रहे हो। ये बता रहा था इसके बारे में। चलें देखें पहले तो, चलो स्टार्ट करते हैं भाई, अब डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हमारा एक्सप्रेशन जो होता है वो ये होता है कि a इज इक्वल टू a नॉट एक्सपोनेंट माइनस लेमडा टी, ठीक है। ये स्टार्ट किया यहां से हमने। अच्छा, आफ्टर वन हाफ लाइफ, आफ्टर वन हाफ लाइफ जो रेशो होगा वन हाफ लाइफ, ये जो रेशो, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको जरा मैं जरा रीराइट करके यूं भी लिख लूं, a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस लेमडा टी। एक ही बात है ना, मैंने उसको वहां जाके डिवाइड कर दिया, बस थोड़ा वहां जाके उधर a नॉट डिवाइड हो गया। अच्छा, आफ्टर वन हाफ लाइफ ये जो रेशो है ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? 1/2।
सर कहते ही इसको है ना हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है जब एक्टिविटी आधी हो जाती है। सो ए नॉट होती है एक्टिविटी एट टाइम 0 और ए होती है एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी। तो हम यही कहेंगे ना कि भाई एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये जो रेशो है ए अपॉन ए नॉट का, ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। एंड टाइम, जो टाइम होगा इसका वो किसके बराबर होगा? टाइम इज इक्वल टू टी, हाफ लाइफ। ठीक है। टाइम को हम जो है ना वो हाफ लाइफ से रिप्रेजेंट कर देंगे, टी हाफ, यानी ये हाफ लाइफ। ऐसे ही है ना। अब मैं इसी इक्वेशन के जरा ये सबसे देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूं a अपॉन ए नॉट विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू e माइनस लेमडा, और t की जगह मैंने क्या लिख दिया? टी हाफ। समझ में आ गया? ओके। अब जरा बस मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं। इसको मैं पहले लिख देता हूं माइनस लेमडा टी हाफ, इधर कर दिया, और 1/2 इधर कर दिया। कोई तकलीफ तो नहीं है अभी तक किसी को? टेकिंग ln on both sides, taking ln on both sides। सर जब आप ln ले लेंगे बोथ साइड्स पे, तो अब जरा आप मुझे बताइए, ये हो जाएगा ln e माइनस लेमडा टी हाफ, और उधर आप ले लेंगे ln 1/2। ठीक है। e और ln कैंसिल हो जाएंगे। e और ln आप कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा माइनस लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू, आप अगर ln 0.2 निकाले ना, ये आएगा -0.693। ठीक है। सॉल्व करके देख लें। अच्छा -0.693 आएगा आंसर। निकाल के देख लें ln 0.5 करके, अभी पता चल जाएगा। तो होता ही है फॉर्मूला माइनस लेमडा टी, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है। ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, सो हेंस यू गेट, सर आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा, और 0.693 इज आल्सो इक्वल टू ln2। जी सर, ln2 0.693 होता है। ठीक है। हाँ पॉजिटिव ना, पॉजिटिव। वैसे भी यार तुम थोड़ा लगाओ ना, अगर तुम उधर उसको रेसिप्रोकल कर दो उधर, ठीक है, तो उधर माइनस साइन आ जाएगा। उसको ऐसे भी कर सकते हो, बट यहाँ कुछ बायो वाले बैठे हैं इसलिए मैं वो कर नहीं रहा। सो आप लोग ये जो है ना वो बस सिंपल, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, यहाँ तक लिख लिया सबने? लिख लिया? तो ये हो गया आपका, क्या हो गया जी? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। अच्छा रिमेंबर, ये जो 0.693 है ना, आप देख लें ये ln2 के बराबर होता है। सो देयरफॉर और टी हाफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन लेमडा। कहाँ तुमने लपेट लपाट की चीजें रखी हैं अभी? कहाँ जा रहे हो? अच्छा उसको दे दिया अपना काम, क्या बात, क्या पार्टनरशिप चल रही है दोनों की। समझ में आ गई डेरिवेशन? माइनस क्यों होगा भाई, निकालो। तो 1/2 आ रहा था, ln 1/2 आता है, -5 ln2 नहीं, ln 1/2। ठीक हो गया, ये डेरिवेशन सबका समझ में आ गई। अच्छा अब कुछ और ऑब्वियस फॉर्मूले हैं, ये एक्चुअली कोई नई चीज नहीं है, तुम्हें वैसे ही तुम्हें पता होने चाहिए। एक और फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का, अगर तुम्हें नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी हो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो उसका एक आसान तरीका ये है कि एक तो टोटल टाइम, जितना टोटल टाइम गुजरा है डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है। एक तो इसका आसान तरीका, जो टोटल टाइम गुजरा है, भाई फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 2000 मिनट गुजर गए हैं और हाफ लाइफ 2 मिनट्स की है, तो 2000 डिवाइड बाय 2। ठीक है। एक तो सिंपल तुम्हारे पास फॉर्मूला ये हो गया, और दूसरा तुम्हारे पास फॉर्मूला नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का ये है, ये सबने लिख लिया?
ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑल्सो अगर हम ये कहें कि एक हाफ लाइफ बाद ये रेशो, ये जो एक हाफ लाइफ बाद है, ये रेशो कितना हो जाता है? अच्छा, या जितना रेशो इसका चेंज होगा ना, उतना नंबर ऑफ न्यूक्लिया का भी चेंज होगा, इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। ठीक है, इससे भी निकल आते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल हम ये कहते हैं, एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल डिक्रीजेस टू of a sample decreases to 1/64 of its original value in 6,000 seconds। ठीक है। पार्ट ए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। हाफ लाइफ्स पहले जरा ये निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है इसकी। तो उसने कहा एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल डिक्रीजेस टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 6,000 सेकेंड्स। ठीक है। उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। देखिए कैसे निकालेंगे आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। यहां पर आप ये एक्टिविटी डिक्रीजेस टू 1/64 का मतलब है ये रेशो 1/64 हो गया ना। अब आप इसको 1/2 की पावर n, क्या पावर होगी n की, क्या आपका आंसर 1/64 के बराबर आ जाए? बस आपको 2 की पावर्स में देखना होगा ना। सो व्हाट पावर ऑफ 2 गिव्स यू 64? सो इसका मतलब है n की वैल्यू होगी 6। देखो इसका मतलब एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/2 हो जाएगा, 2 हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/4 हो जाएगा, 3 हाफ लाइफ गुजरेगी 1/8, 4 हाफ लाइफ गुजरेगी 1/16, 5 हाफ लाइफ गुजरेगी 1/32, 6 हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/64। ठीक है, यहां से आ गया। तो इसी तरह अब 7 गुजरेगी तो 1/128। ठीक है, 256, इस तरह से चल जाएगा 512 सो ऑन। तो ये इस तरह से आपको रेशो से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अच्छा, 6 हाफ लाइफ गुजर गई हैं आपके पास। सेकंड है हाफ लाइफ निकालो। अब बी पार्ट, कैलकुलेट 3 हाफ, कैलकुलेट टी हाफ, हाफ लाइफ। सर टोटल ड्यूरेशन कितनी है? मैंने अभी आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला बताया ना, n इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। तो n निकाल लिया आपने, टोटल टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है, बस यहाँ से आप टी हाफ निकाल लें। सो अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, n इज इक्वल टू टोटल ड्यूरेशन, टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। टी हाफ, तो n की वैल्यू कितनी थी? 6। टोटल टाइम था 6,000 सेकेंड्स। ठीक है, इधर से टी हाफ, तो ये कितना हो गया भाई? 1000। अगला पार्ट इसका होता है, छुट्टी नहीं होता अगला पार्ट, अगला पार्ट होता है कैलकुलेट फाइंड लेमडा। नेक्स्ट पार्ट होता है सी पार्ट, फाइंड लेमडा। कैसे निकलेगा? अभी मैंने आपको फॉर्मूला उसका सब्जेक्ट बना 0.693 अपॉन टी हाफ। ये भी पीछे हमने डिराइव किया था ना, उसके अंदर मैंने लेमडा को सब्जेक्ट बना दिया है 1000। आंसर बताओ कितना आ रहा है इसका? तो डिवाइड कर रहे हैं बेटे, 10 की पावर, साइंटिफिक फॉर्म बताओ, 10 की पावर कितनी? 6.93 इंटू 10 पावर -5। पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? 6.93 इंटू 10 पावर पर सेकेंड। समझ में आ गया? चलो भाई, ये न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो गया। इसकी थ्योरी के सारी चीजें मैंने बता दी, बट इसके भी पहले हमें कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, फिर हमें समझ में आएगा ये कैसे होता है। क्लियर है?
मेडिकल फिजिक्स